देखो बेटा, मोललिटी पढ़ेंगे है ना, मोललता मोलरता हमने पढ़ लिया। देखो मोललिटी और मोललता में ज्यादा फर्क नहीं होता है, मोलरता और मोलरता में। तो पहले तो एक बात ये समझ लो कि अगर हमें मोललता निकालनी है तो हमें एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा, W2 अपॉन W1 गुणा में, या यहां लिख लो कोई बात नहीं है, M2 इधर कर लो, M2 गुणा में W1 और गुणा में 1000। 1000 का मतलब 1 किलोग्राम है ना। और कल मैंने एक बात बताई थी तुम्हें, देखो इसमें भी मोल है ना, तो इसकी परिभाषा में भी मोल शब्द का जिक्र जरूर करा जाएगा। बस फर्क यह है कि 1000 लिख दिया हमने, इसको हम क्या करेंगे 1 किलोग्राम। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक दो को समझ लो पहले, 1 किलोग्राम कहां आ गया, ये आ गया, देखो 1 किलोग्राम विलायक में विलीन, ये तो याद है, 1 किलोग्राम विलायक में विलीन। आगे मैंने बताया था विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। सेम परिभाषा देखो, सिर्फ क्या है कि 1000 की जगह हमने 1 किलोग्राम कर दिया, बाकी सब कुछ वही। हमने ये करा 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम कर दो, बात वही है। अगर यहां तुमने लिखना चाह रहे हो कि 1000 ग्राम, तब भी परिभाषा में यही लिखा जाएगा, और 1 किलोग्राम लिख दिया तब भी यही लिखा जाएगा। तो 1 किलोग्राम विलायक में विलीन विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। इसे स्मॉल m व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक क्या लिखेंगे, मोल प्रति किलोग्राम होता है। क्या लिख दोगे, हाँ, मोल प्रति किलोग्राम होता है। और बाकी हमें इसका फार्मूला याद रखना है, मोललता W2 बटे में M2 और गुणा में W1 और गुणा में 1000। अब ये जो लिखा है हमने W2 और W1, मैंने तब तुम्हें शुरू में पढ़ाया था, चैप्टर शुरू करा था, तो एक बात बताई थी कि जब विलयन बनाते हैं तो पहले विलायक लेते हैं फिर विलेय लेते हैं। इसका मतलब ये होता है कि विलायक फर्स्ट नंबर पे 1 से शो करते हैं और विलेय 2 नंबर पे तो 2 से शो करते हैं। तो इसमें दो चीजें हो गई, क्या कि W2 जो है ये हमारे पास विलेय का भार, विलेय का भार, और W1 क्या है, विलायक का भार। M2 क्या है, M2 अणुभारी होता है, मगर अब किसका है, विलेय का, क्योंकि 2 लगा हुआ है, विलेय का अणुभार, या कह देते हैं मोल द्रव्यमान, है ना। तो इसी पहले सूत्र याद कर लो, परिभाषा बन गई। मैंने पहले ही बता दिया तुम्हें कि जिसमें मोल होता है उसकी परिभाषा में मोल जरूर आएगा, विलेय के मोल। तो देखो हमने लिखा 1 किलोग्राम 1000 ग्राम, विलायक में विलीन विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। इसे स्मॉल m से व्यक्त करते हैं, इसका मात्रक मोल प्रति किलोग्राम होता है। बाकी हमें सूत्र याद है, मोललता बराबर W2 बटे M2 गुणा में W1 गुणा में 1000। अच्छा, कल एक चीज बताई थी मैंने कि ताप पे कौन निर्भर करता है, आयतन। तो बताओ मोललता ताप पर निर्भर करेगी या नहीं करेगी, नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि इसमें आयतन नहीं। जिसके फार्मूले में आयतन होता है वो ही ताप पर निर्भर करता है, और अगर आयतन नहीं है तो ताप पर निर्भर नहीं करता है। नोट करो। तो मोलर विलयन तो क्या होता है, मोलरता। अगर कहता है कि मोलर विलयन तो क्या होता है, मोललता, है ना। दो शब्द हैं, एक तो मोलर होता है, मोलर, और एक होता है मोलल। मान लो तुम्हारे पास लिखा हुआ आ गया 5 मोलर, तो तुम क्या बोलोगे इसे कि मोलरता कितनी है, 5 है। और अगर लिखा आ गया 6 मोलल, तो तुम क्या बोलोगे इसे, मोललता 6 है। तो दो शब्द हैं, मोलर और
मोललता। अब परिभाषा कैसे लिखेंगे? मोलल का मतलब भी एक होता है और मोलर का मतलब भी एक होता है। तो हम परिभाषा लिख रहे हैं तो कैसे लिखेंगे? विलायक के 1 किलोग्राम, विलायक के 1 किलोग्राम में विलीन विलायक के 1 किलोग्राम में विलेय का 1 मोल उपस्थित होता है तो उसे मोलर विलयन कहते। समझ गए बेटा? अगर 1 किलोग्राम 1 मोल उपस्थित होगा तो उसे तुम क्या बोलोगे? मोलल विलयन। उसकी परिभाषा और इसकी परिभाषा सेम है। उसमें क्या लिखा था? बिलियन के 1 लीटर में, है ना? इसमें क्या लिखा? विलायक के 1 किलोग्राम में। दोनों की परिभाषाएं क्या है? सेम है। बता दो। देखिए क्वेश्चन, 5 ग्राम 5 ग्राम NaOH 500 ग्राम जल में घुला है या विलीन है। विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। लिख लिया भाई सबने? अब देखो कैसे करोगे। सबसे पहले NaOH का भार, NaOH का भार कितना है? 5 ग्राम। जल का भार कितना रखा है? अब देखो इसमें कम कौन सा है और ज्यादा कौन सा है? 5 ग्राम कम है तो जो कम होता है वो विलेय होता है और जो ज्यादा होता है वो विलायक होता है। जो कम होगा उसे W2 से और जो ज्यादा होगा उसे W1 से। ठीक है? अब जो विलेय है, विलेय कौन सा है? जल है या NaOH है? NaOH। तो NaOH का अणुभार निकाल लो। NaOH का अणुभार अभी मैंने बताया था ये विलेय है तो इसे काय शो करेंगे? M2 से। कितना है? 40 है। अब हमने अपना फार्मूला लगाया, मोललता बराबर W2 M2 W1 गुणा में 1000। ठीक है? W2 का मान लगा दो जैसे 5 ग्राम, M2 का मान 40, W1 का मान 500 गुणा में 1000। 500 धुनी 1000। 5 से 40 काट दो। 5 अट्ठे ऊपर 2 नीचे 8, 2 से काटो, 2 एकन 2, 2 चौक 8, 1/4। अब 1/4 है तो 4 से भाग दो, 0 लगा दो। 4 दूनी 0 बढ़ा दो, 4 पंजे 0.25। मात्रक पता ही है सबको, क्या मात्रक है? मोल प्रति किलोग्राम। मोललता का मात्रक मोल प्रति किलोग्राम, मोलरता का मात्रक मोल प्रति लीटर। नोट करो, करके देखिए एक एग्जाम्पल। ये रोशनी कैसे खत्म होगी? ये रोशनी खत्म नहीं हो रही इसमें। पीछे वाली लाइट बंद करिए ना, पड़ रही है। कोई बात ना, सही होगी। फॉर्मूले पढ़ने के बाद दिखाई तो दे रहा है। देखो अभी ये जो हमने न्यूमेरिकल करा है, 5 ग्राम NaOH 500 ग्राम जल में घुला है, तो मैं क्या करता हूं, इसको 10 ग्राम कर देता हूं। करके दिखाओ, आंसर निकाल के दिखाओ तेजी से।
देखें सबसे पहले मान रखने का तरीका तो वही है, पहले NaOH का भार निकाल लो। देखो जब मोललता निकालते हैं तो दोनों के भार दिए होते हैं ग्राम में। जल का भार दे रखा है 500 ग्राम। अब इसमें W2 और W1, W2 कौन सा पता है? ऊपर वाला कम है, W1 नीचे वाला। NaOH का अणुभार मोलर द्रव्यमान M2 बराबर सभी को याद है 40। क्या फार्मूला है? मोललता बराबर W2 M2 W1 गुणा में 1000। अब W2 कितना है बताएं? 10 लगा दें यहाँ पे, 40 लगा दें यहाँ पे, 500 लगा दें और गुणा में 500 दूनी 1000। 0 से 0 कैंसिल कर दो, ऊपर क्या बचा? 2/4। 2 1 2, 2 दूनी 1/2। आंसर आया 0.5 मोल प्रति किलोग्राम। बिल्कुल वही सवाल होता है। चलो एक सवाल और दे देता हूं। चलो ऐसा कर लेते हैं, यहां पे 250 ग्राम कर लो, ठीक है? यहां पर 4 ग्राम कर लो, करके दिखाओ। देखो इधर देखें, ऐसा तो आंसर कितना आया? 0.4। अब देखो करके देख लें जिनसे नहीं हुआ है। NaOH का भार दे रखा है 4 ग्राम, जल का भार दे रखा है 250 ग्राम। ये W2 और ये W1, ये तो आ गया समझ में। NaOH का अणुभार M2 बराबर 40। अभी और सवाल कराऊंगा अलग अलग सब। मोललता निकालनी है, पहले तो ये करना सिखा रहा हूं मैं। W2 M2 W1 गुणा में 1000। तो कर दें अब इसे, कैसे करेंगे? हैं? हाँ तो 4 लगाओ, 40 लगा दो, 250 गुणा में 250 चौक 4 ढाई, ये बचा। मैंने क्या बताया था कि जितने जीरो होते हैं उतने ही पॉइंट बन जाते हैं। भाग करना चाहो भाग कर लो, ये 0 है ऊपर को ले जाओ तो 0.4 हो गया, ये 1 पॉइंट बन जाएगा इससे, समझ गए? 0.4 आ गया मोल प्रति किलोग्राम। मोल प्रति किलोग्राम। देखो नॉर्मलिटी पढ़ेंगे। अब क्या बातें ऐसी जरूरत है कि सबसे पहले इसका सूत्र पता होना चाहिए। नॉर्मलता को हमेशा बड़े एन से शो करते हैं। हाँ कहीं पे लिखा आया 5n, तो नॉर्मलता हो गई 5 है? क्या बिलर हो गया? 5n मैं कर दूंगा अभी। देखो कहीं पे 5n आ जाए या 6n आ जाए या, तो इसे कहते हैं नॉर्मलता, ठीक है? और मान लो n/2 लिखा हुआ है तो 1/2 हो गया है? तो n का मतलब, कैपिटल N का मतलब होता है नॉर्मलता। हमें यह पता होना चाहिए, ठीक है? अब सबसे पहले फार्मूला पढ़ें। n बराबर W बिले का भार होता है, या W2 लिख दो या W लिख दो, बात एक ही होती है। E गुणा B, ये नया शब्द जुड़ गया हमारे पास, E है? बाकी तो सब पता है हमें। हाँ बता रहा हूं, इधर देखो। W बराबर है बिले का भार, ग्राम में लगाएंगे। E बराबर है तुल्यांकी भार, E हमारे पास नया जुड़ा है, और V बराबर है हमारे पास आयतन। लीटर में लगाएंगे बेटा। अगर ml में है तो उसको हम काय में चेंज करेंगे? लीटर में चेंज कर देंगे, ठीक है? अब परिभाषा कैसे बनाएंगे? वही जैसे अभी पीछे लिखी थी, बिलियन के
1 लीटर में विलेय के मोल तो आगा नहीं, क्योंकि इसमें मोल नहीं है कहीं भी, तो क्या आएगा? विलेय के तुल्यांकों की संख्या, क्योंकि इसमें तुल्यांकी भार है, तुल्यांकों की संख्या विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। यह बात हमें पता होना चाहिए, क्योंकि अगर इसके नाम में मोल होता तो हम क्या लिखते? विलेय के मोलों की संख्या। अब नाम में मोल ही नहीं है तो परिभाषा में भी मोल नहीं आएगा। इसकी परिभाषा में जो तुल्यांकी भार आया है, हम क्या करेंगे? तुल्यांकों की संख्या कर देंगे। और कैसे शो करते हैं इसे बताएं? कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं, व्यक्त करते हैं, कैपिटल एन से व्यक्त करते हैं। बता रहे, नोट करें, मात्रक लिखा जाता है, बता दूंगा लिखना, शो नहीं करते हैं इसका मात्रक। सबसे पहले नॉर्मलता निकालने के लिए हमसे क्या चीज निकालनी आती हो? तुल्यांकी भार। अब देखो नोट में डालने हम निकालना सिखाते हैं तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार को ये तो पता है तुल्यांकी भार, ये तो पता ही हमें तुल्यांकी भार कायदे शो करते हैं ई से, और इसका फार्मूला होता है अणुभार बटे में एन। अणुभार निकालना हमसे आता ही है, अभी सीखा था हमने मोलर द्रव्यमान, जहां पर एन क्या है? एन क्या है? अम्ल की क्षारकता या क्षार की अम्लता। मतलब किसी अम्ल की पहचान कैसे करते हैं? जिसमें H से होती है। और किसी क्षार की पहचान कैसे करते हैं? OH से होती है। मान लो कोई तुम्हारे पास क्या आया? क्षार, NaOH का क्वेश्चन आया, NaOH का तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए। समझ लो ध्यान से, ज्ञात कीजिए, ये बोल दिया क्वेश्चन में। अब क्या करेंगे? सबसे पहले इसका अणुभार निकालेंगे। सभी को पता है कितना आया? 40। अब हमें इसका निकालना है तुल्यांकी भार ई, अणुभार बटे एन करेंगे हम। अब अणुभार हमारे पास आया 40। अब एन का मान कहां से लगाए? ये देखेंगे कि क्षार है, तो क्षार है तो इसमें OH कितने हैं? 1। जितने OH होंगे क्षार के अंदर उतने ही एन का मान हो। अम्ल में जितने H होंगे उतना ही एन का मान। अभी सब बताएंगे। तो अगर डिवाइड करोगे तो 40 आ गया। नोट करो, अभी सब बता दूंगा एक एक एग्जाम। इधर देखें, ये तो क्षार की बात हुई। अगर मान लो कोई अम्ल आ गया और अम्ल का किसी तुल्यांकी भार निकालना है तो उसमें क्या चीज देखते हैं हम? H। जैसे H2SO4, जैसे H2SO4 का तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए। क्या करोगे? पहले सबसे पहले बताओ, सबसे पहले H2SO4 का अणुभार निकालेंगे। 40 आएगा, सबका 40 ही आएगा ना, इसका 40 नहीं होगा। H कितने हैं? 2। एक H और 2, मतलब एक H का 1 होता है
परमाणु भार और कितने H हैं 2। S का कितना होता है 32, O का 16, मगर O यहां पे 4। 2 + 32 प्लस में 64 बराबर 98 हो गया। अब क्या करेंगे, हमें तुल्यांकी भार निकालना है H2SO4 का। H2SO4 का तुल्यांकी भार निकालना है, सूत्र है अणुभार बटे N। अणुभार कितना आया 98, N का मान कितना आया 2, क्योंकि इसमें H कितने हैं 2 हैं। 2 से डिवाइड कर दो, कितना आया 49। आंसर कितना आया 49। उतारो। क्षार, मान लो कोई ऐसा सूत्र आ गया, ना तो वो अम्ल है और ना ही क्षार है। जैसे मान लो आया CaCO3 का अणुभार निकालिए, सॉरी तुल्यांकी भार निकालिए, समझ ले। इधर देखो, तो पहले तो इसका अणुभार निकाल लो, कितना आएगा। एक C का होता है 40, Ca का 40, कैल्शियम का परमाणु भार 40 और कार्बन का 12, O का 16 और गुणा में 3 कहां से आया, क्योंकि O कितने थे 3 थे। 40 + 12 + 48 बराबर 100। अब हमें तुल्यांकी भार निकालना है, किसका CaCO3 का। ऐसे लिख दो चाहे, CaCO3 का तुल्यांकी भार निकालना है, तो सूत्र क्या है अणुभार बटे N। अणुभार 100 लगा दिया। अब N कितना लगाए, ना तो ये अम्ल है ना क्षार है, लवण है, तो N कितना लगाए। तो देखो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक बताओ, कितना बताया था मैंने। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक नहीं, वो तो परमाणु भार था 20। अब लगाओ 20 कौन से वर्ग में, 20 लगाओ है, ट्रिक बताई थी मैंने। 20 उसमें 5 में, अरे 20, ये 20 इसको छोड़ दो और इसे देखो सेकेंड वर्ग में। अब ये सेकेंड वर्ग में है, तो ये जिस वर्ग में है तो उसकी संयोजकता भी वही होती है।